जी, अब लास्ट क्लास के अंदर आप लोग मैंने चेंजेस इन इक्विटी के कुछ एग्जांपल्स कराई थी जो कि आई कैप की एग्जांपल्स ही थी, और आपका ने कहा था कि आज हम इसके फर्दर कुछ डिटेल क्वेश्चन देखेंगे ताकि इसकी मजीद प्रैक्टिस हो। इसके अंदर जो कल क्वेश्चन किया था ना, मैक्सिमम होती ऐसी ही चीजें। एग्जामिनर और क्या पॉइंट डाल सकता है, वो ये डाल सकता है कि जहां आप लोगों का एक दफा डिविडेंड हुआ, दो दफा इंटरिम डिविडेंड हो जाए, तीन दफा हो जाए, तो इसी तरह के बस मसले वगैरह डालेगा। तो फर्दर प्रैक्टिस हम देख लेते हैं। तो इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 ही निकाल लें। ये जो आई कैप का एग्जाम्पल है ना, जी तो अभी जरा इसका क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे एबीसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज एन एंटिटी लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कार्स। फॉलोइंग ईयर एंड, कंपनीज ईयर एंड इज 31 दिसंबर। कह रहे बिलो इज द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। अच्छा, आपको कह रहे कि ओपनिंग बैलेंस एट 1 जनवरी 18, शेयर कैपिटल पार वैल्यू 10 रुपए, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व और ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। फॉलोइंग इवेंट हैव टेकन प्लेस इन द ईयर 2018 एंड 19। ऑन February 28, 2018, company issue initial public offer, thereby offering 5 million share 25 each. All shares were subscribed and company received the subscription money by March 31. कह रहे फरवरी के अंदर आप लोगों ने ना शेयर इशू किए। इनिशियल पब्लिक ऑफर आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉ के अंदर कि जब कंपनी लिस्टेड होती है तो उसको जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना पड़ते हैं। उसका एक तरीका ये होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि फर्स्ट टाइम आप पब्लिक को ऑफर करो और वो आपसे शेयर्स वगैरह खरीदे। तो कह रहे हम लोगों ने 5 मिलियन शेयर इशू किए। ऊपर उसने पार वैल्यू आपको क्या दी हुई थी, 10 रुपीज। अब नीचे क्या कहता है, किस रेट पे इशू किए, 25। इसका 15 रुपए प्रीमियम हो गया। आगे कह रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड एनुअल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड December 17। अब हम लोग 2018 और 19 का बना रहे हैं ना। कह रहे 2017 का फाइनल डिविडेंड, 17 का फाइनल तो 18 में रिकॉर्ड होना चाहिए। कह रहे वो उसका रेट क्या है, एट द रेट ₹5 पर शेयर। कह रहे वेयर शेयर होल्डर अप्रूव ओनली 4 पर शेयर। कह रहे डायरेक्टर ने प्रपोज किया हम 5 रुपए देंगे, शेयर होल्डर ने कहा नहीं हमें 4 रुपए दो। कितना लेना पड़ेगा, 4, क्योंकि जिसकी अप्रूवल होगी डिविडेंड तो वही देना होता है आपने। अच्छा आगे कह रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रूव इंटरिम डिविडेंड 1 पर शेयर फॉर थर्ड क्वार्टर एट September 2018। ठीक है, थर्ड क्वार्टर में उन्होंने फिर डिविडेंड दिया। आगे कह रहे एनुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर 18 130 250 000। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड एनुअल डिविडेंड 4.25 पर शेयर ऑन February 15 19, वेयर बाय शेयर होल्डर अप्रूव 6। जी कह रहे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 4.25 कहा था, शेयर होल्डर ने कहा नहीं अब हमें 6 चाहिए, तो 4.25। आपको मैंने कहा था शेयर होल्डर के पास ये राइट नहीं होता कि डिविडेंड बढ़ा लें। जितना डायरेक्टर ने कहा या वो ले लें या उससे कम कर लें। ऊपर वाले केस में उसने क्या किया था,
कम किया तो हमने कहा कम दे दो, नीचे में उन्होंने कहा बढ़ा दो, तो ये तो उनका राइट ही नहीं है। तो इसका मतलब फिर जितना डायरेक्टर ने कहा है उतना देना पड़ेगा। नेक्स्ट, कह रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव बोनस शेयर at 10% of the outstanding shares on June 30th, 2019, which were duly credited in shareholders account on 31st August। जी कह रहे हम लोगों ने फिर एक बोनस इशू भी किए 30 नवंबर 2019 को। कह रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रूव इन 1.5 पर शेयर फॉर द थर्ड क्वार्टर सितंबर 19। एनुअल प्रॉफिट से आपको बता दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी रिकमेंड डिविडेंड 5.5 पर शेयर ऑन फरवरी 15, 2020। तो अब 2020 तो अगला साल चला गया ना, तो आपको पता है बेशक वो 2019 का फाइनल डिविडेंड है, उसकी रिकॉर्डिंग कब होनी है? 20 के अंदर जाके होनी है। कह रहे कंपनी हैज पॉलिसी टू ट्रांसफर 5% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। आपको कह रहे हैं कि मेक स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 18 एंड 19, इग्नोर टैक्सेशन। तो ये अब उसने आपको ना एक डेटा दिया, आपने देखा तकरीबन कल की तरह मिलता जुलता ही है, बस इसमें नया पॉइंट उसने क्या डाल दिया कि डायरेक्टर डिविडेंड की फिगर कोई कह रहा है, शेयर होल्डर कुछ कह रहा है। तो आप लोगों ने बता दिया था कि शेयर होल्डर का राइट होता है कि या जितना डायरेक्टर ने कहा उसको एक्सेप्ट करें या उससे कम कर ले, ज्यादा नहीं कर सकते। बाकी तकरीबन इसका डेटा सारा उसी तरह का ही था। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सारे शेयर होल्डर्स की हुई है। ये वोटिंग राइट होता है ना, तो हम मिलके वो करते हैं मीटिंग के अंदर वहां से। अच्छा, अब उसने आपको जो बैलेंसेस दिए हुए उसने आपको बताया हुआ है शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व्स, अच्छा वैल्यू हम लोग 000 में ले लेते हैं। बैलेंस as at 1st January 2018। कंपैरेटिव में पहले पिछले साल की बनाते थे ना हम लोग, तो 18 के उसमें आपको बैलेंसेस दे रखे थे, अब हमने 000 में लेने हैं। तो 100,000, उसके बाद 50,000,
फिर जनरल रिजर्व उसने आपको दिया हुआ है 5000 और रिटेन्ड अर्निंग्स 55। टोटल आ गया 210। इसमें आप इधर लिखा करते थे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स फॉर द ईयर 2018। और इसमें आप लेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसने आपको कितना दे रखा था? अच्छा, किस में ऐड करेंगे? तो आपने कहा 130,250, तो फिर टोटल में भी तो ऐड होगा ना। नीचे लिखा अच्छा, उसके बाद आप लोग इधर लिख दिया करते थे डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स। अच्छा, अब अगर हम इसका डेटा देखें तो पहले तो उसने आपको फरवरी में कहा कि इनिशियल पब्लिक ऑफर हुई, आगे आपको कहता है कि डिविडेंड आपने दिया पिछले साल का फाइनल, और फिर आगे जाकर उसने इंटरिम भी दिया हुआ था। इसका मतलब डिविडेंड उसने आपको पहले बताए हैं इसमें, और वो फाइनल वाला भी बताया हुआ है और इंटरिम वाला भी बताया हुआ है। उसके बाद उसने कहा था कि आपने शेयर इशू किए में डिविडेंड आप लोगों का फाइनल आ गया पिछले साल वाला, ठीक है। थर्ड में उसने इंटरिम बता दिया, प्रॉफिट दे दिया, और बाकी 2019 का डेटा है, एनुअल डिविडेंड 20 और ट्रांसफर टू रिजर्व। अच्छा, इसका मतलब इसके अलावा आप लोगों का, हाँ जी, आईपीओज में, यानी चलें शेयर्स इशूड के नाम से मैं लिख देता हूँ। उसके अलावा आपका ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। फिर आप लोगों का साथ जाएगा बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2018। जी, पहले कौन सा डिविडेंड रिकॉर्ड होगा? फाइनल। और फाइनल क्योंकि पिछले साल वाला लेना है तो जो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस है उसी पे कंप्यूट किया जाएगा। अच्छा, अब उसने फाइनल डिविडेंड सेकंड पॉइंट में बताया था, कह रहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिकमेंड एनुअल डिविडेंड फॉर द ईयर दिसंबर 2017 5 पर शेयर। कह रहे शेयर होल्डर ने 4 रुपये अप्रूव किया, कितना लेंगे? 4 रुपये पर शेयर। अच्छा, मैं इधर ही वर्किंग लिख देता हूँ। देखें 1 लाख की जो फिगर है, क्या ये नंबर ऑफ शेयर है? नहीं, ये तो अमाउंट है ना। इसको डिवाइडेड बाय पार वैल्यू, वो कितना थी? 10। ठीक है, मैं बार बार इसलिए वर्ड यूज करता हूँ पार वैल्यू। आपको कुछ क्वेश्चन नजर आएंगे जिसमें पार वैल्यू 10 रुपए की जगह 5 या 25 या 50 दी होगी,
तो उसे डिवाइड किया करें। तो ये मैंने जब डिवाइड किया, ये आ गया नंबर ऑफ शेयर, और पर शेयर कितना देना है? 40,000। अच्छा, कहां से माइनस होगा? तो रिटेन अर्निंग में से हम इसको माइनस कर देते हैं, तो फिर टोटल में से भी तो माइनस होगा ना। इंटरिम डिविडेंड कब दिया? थर्ड क्वार्टर यानी सितंबर में जाके। ये आईपीओस कब इशू हुए थे? ये तो मार्च में ही हो गए थे, ठीक है। फरवरी में उन्होंने अनाउंस किया, मार्च में कहता अलॉटमेंट वगैरह कर दी। तो इसका मतलब पहले आईपीओस इशू हुए, बाद में सितंबर का डिविडेंड। तो अब पहले आईपीओस की कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए जो शेयर इशू किए थे। तो उसने आपको क्या कहा था? 5 मिलियन शेयर्स इशू किए। इधर मैं फेस पे चला इसकी वर्किंग लिखता हूं। अब हमने तो 000 में लेना है, तो 5 मिलियन की जगह क्या लिखूंगा? 5,000 शेयर्स। तो ये 5 मिलियन शेयर्स है, रुपीस नहीं है। ये तो पहले शेयर्स हैं, इसको पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो शेयर कैपिटल की अमाउंट निकलेगी। पार वैल्यू क्या थी? ठीक है। इसी तरह जब प्रीमियम निकालनी, तो कितने रुपए की प्रीमियम है? 15, 25 में इशू किया ना आपने। तो 5,000 इंटू 10, 50,000। तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा 50,000 से, और प्रीमियम आपकी बढ़ेगी 75,000 से। तो टोटल में इंक्रीज आएगा 125,000। ठीक है। मैंने इधर फेस पे वर्किंग लिख दी थी कि 5,000 शेयर एक्चुअली 5 मिलियन का था। हम 000 में फिगर ले रहे थे, तो मैंने 5 मिलियन को 5,000 कर दिया, इंटू 10 किया, उसकी पार वैल्यू आ गई। और अब क्योंकि आपने 10 वाला शेयर 25 में इशू किया था, 15 प्रीमियम आ गई, तो 15 से मल्टीप्लाई करके प्रीमियम की फिगर निकल आई। अब आप लोग इंटरिम डिविडेंड कैलकुलेट करें। अब इंटरिम डिविडेंड का रेट क्या दे रहे हैं? 1 पर शेयर। अच्छा, अब देखें पहले शेयर कैपिटल कितना था? 1 लाख। अब नया कितना इशू हो गया? 50,000। तो 150 हो गया। इसको जब मैं डिवाइडेड बाय 10 करूं तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, और पर शेयर कितना डिविडेंड? 1, 15,000। अगेन रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस होगा, तो फिर टोटल में से भी माइनस ही होगा। नेक्स्ट। अच्छा, अब कह रहे ट्रांसफर टू रिजर्व हम करते हैं 5%। तो आपका प्रॉफिट कितना था? 130,250। इसका 5% ले लें, 6513। जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा। रिटेन अर्निंग टोटल 9। ठीक है। अब जब आप इनका टोटल करेंगे तो 150,000, 125,000, 11513, 737, 410250.
यही क्लोजिंग बैलेंस इस साल के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो हमें यहां से ऑनवर्ड स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास अब आ गया ओपनिंग। अच्छा, अब इसमें फिर उसी तरह कंटिन्यू करते हैं कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स फॉर द ईयर 2019, और इसमें हमें लेना पड़ेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। $175,000 कहाँ पे ऐड करना है? तो फिर टोटल में भी ऐड हो जाएगा। Then distribution to owners. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर में अगर आप लोग देखें तो एक तो उसने आपको पिछले साल का फाइनल डिविडेंड दिया, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट में अगर आप देखें बोनस शेयर दिए, 7 में देखें इंटरिम डिविडेंड भी दिया। इसका मतलब जब मैं इधर हेडिंग दूंगा डिविडेंड की, तो इसमें आप लोगों के पास फाइनल भी आ रहा है और इंटरिम भी आ रहा है। देन बोनस इशू, ये कौन से वाला है? इंटरिम है। बाकी भी मैं हेडिंग लिख लेता हूं, फिर एक दफा कैलकुलेशन शुरू कर लूंगा। अच्छा जी, तो पॉइंट नंबर 5 के अंदर उसने फाइनल डिविडेंड बताया था, 6 के अंदर उसने बोनस इशू बता दिया, 7 में इंटरिम डिविडेंड बता दिया, 8 में प्रॉफिट बता दिया, 9 के अंदर इस साल का फाइनल डिविडेंड जो अगले में चला जाएगा, और ट्रांसफर टू रिजर्व। अच्छा, इसका मतलब डिविडेंड्स वगैरह के बाद अब आपका ट्रांसफर टू रिजर्व आना है। और फिर आ जाएगा आप लोगों के पास बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2019। अब पहले इंटरिम की कैलकुलेशन होनी चाहिए फाइनल की, तो इसके अंदर फाइनल डिविडेंड पे आए जी। तो उसने आपको कहा था 5वें पॉइंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड डिविडेंड 4.25, शेयर होल्डर मांग रहे हैं 6 रुपए, कितना लेंगे? अब देखें 150,000 कैपिटल है ना आपका, डिवाइडेड बाय 10 कर दूं, नंबर ऑफ शेयर आगे, मल्टीप्लाई बाय 4.25, 63750। तो टोटल में से भी माइनस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद छठे पॉइंट में उसने बताया था कि आप लोगों ने 30 जून को बोनस इशू किए और इंटरिम डिविडेंड सितंबर में जाके दिया। इसको पहले बोनस इशू करना पड़ेगा। अच्छा, तो बोनस इशू के लिए उसी तरह वर्किंग कर लेते हैं।
अच्छा, बोनस इश्यू के लिए आपको कहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव बोनस शेयर 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग। अच्छा, उसे परसेंटेज में सीधा दे दिए। चलें फिर इधर फेस पे लिख देते हैं बोनस इश्यू जी। तो किसका 10% लेना है? शेयर कैपिटल का। ठीक है, तो 150,000 का 10%। बोनस इशू आ गया जी आपके पास 15,000। इससे शेयर कैपिटल बढ़ेगा और शेयर प्रीमियम कम हो जाएगी और टोटल नो सर। ठीक है, बोनस इश्यू में हमने कहा था ना कि हम रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर रहे होते हैं, तो एंट्री होती रिजर्व डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो आपको ने कहा था ना आईएएस ने कोई रिकमेंडेशन दी है ना कंपनीज एक्ट ने कुछ कहा हुआ है, लेकिन हमारी लोकल प्रैक्टिस है कि हम पहले प्रीमियम को यूटिलाइज किया करते हैं। तो अगर वो कभी कहते हैं ना रिटेन अर्निंग से दो, मैंने फिर वहीं से माइनस कराना था, लेकिन वो साइलेंट है तो मैंने प्रीमियम में से माइनस करा दिया। अच्छा, अब ये शेयर इशू हो गए जून में। अब जब सितंबर में डिविडेंड देंगे तो फिर इनको भी मिलना चाहिए। अब इंटरिम डिविडेंड थर्ड क्वार्टर का देखिए कितना बता रहा है। अच्छा, 1.5 पर शेयर। तो अब मुझे करना क्या पड़ेगा? देखें, 1,50,000 तो पहले शेयर कैपिटल था, प्लस 15,000 आपने अब इशू कर दिया। 165 डिवाइडेड बाय 10 नंबर ऑफ शेयर आ गए, देन मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो 24750। रिटेन अर्निंग कम होगी तो फिर टोटल भी कम होगा। क्लियर हो गई भी? अच्छा, अब कह रहे ट्रांसफर टू रिजर्व करो, तो प्रॉफिट आप लोगों का कितना आया था? तो 175,000 का 5%, 8750। अच्छा, तो जनरल रिजर्व आपका बढ़ जाएगा 8750। रिटेन अर्निंग कम हो जाएंगी 8750। टोटल नो इफेक्ट। ठीक है, अब जब आप इसका टोटल कर देंगे तो क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। $165,000, 110,000, 201,487, ये वाली। जनरल रिजर्व 20,260 है। अच्छा, यानी ये फिगर ये वाली आएगी 201,487। अच्छा, ये आपने कितना था? 20263 496,750।
इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 6 है, ये भी आप लोगों ने करना है। अभी जरा आई कैप के पास्ट पेपर का जो क्वेश्चन 2 है ये निकाल लें। अटेम्प्ट है इसकी स्प्रिंग 21। कह रहा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू द कंपनी शेयर होल्डर्स इक्विटी ऑन 1 जनवरी 2020 शेयर कैपिटल्स। अब देखें उसकी पार वैल्यू क्या बता रहा है 100। हालांकि अभी आई कैप के पेपर का क्वेश्चन है, लेकिन उसने 100 इसलिए डाली कि हर दफा स्टूडेंट की 10 से तो नहीं डिवाइड करी जा रहा, उस वजह से। आगे आपको कह रहे शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस किस चीज का, लैंड का, और फिर बिल्डिंग का भी दे दिया। ठीक है, यानी दोनों एसेट्स का बता दिया, लैंड का अलग, बिल्डिंग का अलग। आपको पता है जिस चीज का सरप्लस है उसी का लॉस उसमें से माइनस हो सकता है। आगे देखते हैं, कह रहा प्रॉफिट एंड ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्शन फॉर द ईयर एज पर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 45 एंड 5 मिलियन रिस्पेक्टिवली। यानी उसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दे दिया, इंक्रीमेंटल डेप्शन की फिगर भी आपको बता दी। नेक्स्ट, क्या डिविडेंड फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, इंटरिम भी दे रहा है, फाइनल भी दे रहा है। इंटरिम के साथ स्टेरिक लगाया हुआ है, नीचे स्टेरिक के साथ देखें क्या लिखते हैं, हाफ ईयरली। तो देखें अगर आपका दिसंबर ईयर एंड है तो हाफ ईयरली तो 30 जून को बनता होगा। ठीक है, तो ये आपको बताया ये जो इंटरिम है ना ये जून का है, ताकि डेट के हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सको। तो आपको पता है इंटरिम हो तो करंट ईयर के लेने होते हैं, और अगर फाइनल हो तो प्रीवियस ईयर के लेने होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहे कंपनी यूजेस रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स लैंड एंड बिल्डिंग ओनली। कह रहे जो लैंड और बिल्डिंग है इन दोनों को हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल से काउंट फॉर किया करते हैं। और कह रहे द रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग हैव असेस्ड ऑन दिसंबर 2020 बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब बताया था आपको, हाँ जिनका भी ऑडिट नहीं हुआ, अगर इनमें आप कोई ऑल्ट्रेशन या चेंजेस करना चाहते हो तो की जा सकती हैं। कह रहे ये जो मैंने आपको ऊपर इंफॉर्मेशन दी उसने कहा था ना ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिली। कहता जब वो मैं ड्राफ्ट बना रहा था तो कह रहा उसके अंदर मैं ये चीज तो लिखनी भूल गया कि हमने तो ऐसे रीवैल्यू भी किया था। तो इसका मतलब आपको चेक करना चाहिए यार इस साल जब रीवैल्यू किया तो सरप्लस निकला कि लॉस निकला, और उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। मतलब जो IAS 16 में पढ़ा था वो चीजें अब आपके ज़हन में होनी चाहिए थोड़ी सी। तो देखते हैं आगे क्या डेटा देते हैं। कह रहे रेलेवेंट डिटेल्स आर एज अंडर। अब लैंड पे पहले आ जाए। कह रहे लैंड की कॉस्ट क्या थी, अच्छा कह रहे बैलेंस एट 31 दिसंबर बिफोर रिवैल्यूएशन 75। इक्विटेशन कहता थी कोई नहीं, जबकि रिवैल्यूड अमाउंट क्या निकली है। अब 75 वाला एसेट 65 का हो गया तो 10 का लॉस हो गया। उसका पहले सरप्लस पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है, तो 25 में से 10 माइनस हो जाएगा और सरप्लस आपका कितना रह जाएगा 15। इसका मतलब यहां पे जब हम लिखते थे ना टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यहां पे आप लिखते थे ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और कल क्वेश्चन में था तो मैंने इधर रिवैल्यूएशन सरप्लस भी लिखवाया था। ठीक है, तो अब आपको इधर क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन लॉस लिख के सरप्लस में से ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा ये 10 जो माइनस करना है।
ठीक है, आगे देखते हैं। अब वैसे तो देखिए उसने आपको क्या किया, रिवैल्यूएशन लैंड का अलग बता रहा है, बिल्डिंग का अलग बता रहा है। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे हर एक का अलग अलग कॉलम बनाना शुरू करें कि ये रिवैल्यूएशन लैंड का है, ये सरप्लस उसका है। आप बेशक इकट्ठा बना दें। जब इकट्ठा बनाएंगे तो फिर ट्रीटमेंट भी इकट्ठी होनी चाहिए। तो अभी मुझे ये पता चल गया लैंड वाले में से 10 माइनस होना चाहिए। अब जरा बिल्डिंग का देखें क्या बताता है। कह रहा है बिल्डिंग की जो कॉस्ट थी वो 240 थी, जबकि डेप्रिसिएशन 60 थी। बुक वैल्यू क्या आई 180। कह रहा 180 वाला 158 का हो गया, 22 का लॉस आया। तो पहले कहां से माइनस करते होते हैं, सरप्लस। अब बिल्डिंग का सरप्लस देखें कितना है, तो 20 में से मैक्सिमम भी माइनस किया तो कितना, बाकी कितना बचेगा 2। वो कहां जाएगा, वो एक्सपेंसेस में जाएगा। अब इशू ये है, जब मैं उस एक्सपेंस में लिखूंगा उससे मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो जाना है, कम हो जाना है। उसने कहा था मैं जो आपको ड्राफ्ट के मुताबिक प्रॉफिट बता रहा हूं उसमें ये रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट नहीं डाली हुई। इसका मतलब ये जो उसने आपको 45 का प्रॉफिट दिया हुआ है, एक्चुअली वो 45 नहीं लिखना, वो कितना लिखेंगे 43, क्योंकि जब वो मैं 2 एक्सपेंस शो कराऊंगा उससे मेरा नेट प्रॉफिट भी तो कम होना है ना। तो जब आप इधर प्रॉफिट लिखेंगे ना तो फिर आप 45 ना लिखिएगा, 43 लिखिएगा। ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है। यानी रिवैल्यूएशन के अंदर IAS 16 में हमने यही पढ़ा था ना कि अगर पहले सरप्लस पढ़ाओ बाद में लॉस आ जाए तो पहले सरप्लस में से माइनस करो, अगर फिर भी लॉस बच जाए तो एक्सपेंस शो करा दो। तो जब मैं उस 2 मिलियन को एक्सपेंस शो कराऊंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट फिर 45 नहीं रहेगा, वो कम होकर 43 हो जाएगा। तो इधर तो हमने सही वाली फिगर लिखनी होती है ना, तो इसलिए इधर जब आप प्रॉफिट लिखेंगे 43 लिखिएगा। तो कल तक रिवैल्यूएशन वो करके दे रहा था कि जी इतना मेरा सरप्लस, इतना मेरा लॉस, आज वो करके नहीं दे रहा। अच्छा, अब जरा आप गौर करें, आपको मैंने कहा था इधर हम रिवैल्यूएशन का ना अलग अलग कॉलम नहीं बनाते, इधर हम रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखते हैं। जब आप लोग रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखोगे तो उसकी फिगर ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा होगा, 45 आ रहा होगा। ठीक है, अब वो आप लोगों के पास आ रहा होगा 45, उसका ब्रॉड डाउन रिवैल्यूएशन सरप्लस का। अच्छा, जब आप इधर माइनस करेंगे रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से, तो लैंड का कितना था 10 और बिल्डिंग का, तो आप लोगों ने बेशक 22 आया है, सरप्लस में से कितना माइनस होना है 20 माइनस होना है। तो यहां से ना आप 30 माइनस कीजिएगा, इसका मतलब ये आपका कितना शो होगा 15, और वो जो बाकी 2 का लॉस था वो एक्सपेंस शो होना है, इसलिए जो प्रॉफिट आप लिखोगे 45 की बजाय 43। तो ये बस उसने एक छोटा सा पॉइंट नया डाला था, बाकी सारा उसी तरह ही था। और आपको कह रहा है कि चेंजेस इन इक्विटी बना दें। ठीक है, अगेन कितने मार्क्स का टेस्ट किया उसने, 8 मार्क्स का। हो जाएगा अभी ये। इसी तरह ना ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो था इसका, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 तो हमने डिस्कस कर लिया था, 2 ये 2 वाला भी आपने कर लेना है। ठीक है, तो अब आज आप मैंने कहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, ICAP के पेपर का क्वेश्चन 2, और ICAP के जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 5 मैंने कराया ना, इसका 6 आपने करना है। अच्छा, 6 के अंदर एक छोटा सा पॉइंट है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। देखें, कई दफा ना कुछ कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो रिस्ट्रिक्शन भी लगा देती हैं कि यार कंपनीज जो हैं अपने प्रॉफिट का 30%, मैं एज्यूमिंग परसेंटेज दे रहा हूं, 30% डिविडेंड लाजमी दे दिया करें। यानी अपने प्रॉफिट का 30% ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करें। देखिए, ओनर में मैं जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होता हूं किस फॉर्म में कर रहा होता हूं, या डिविडेंड तो या फिर बोनस इशू। अब अगर आपने मुझे कहा जी तुम अपने प्रॉफिट का 30% कर दिया करो, और फर्ज करें वो बनता है ₹1,00,000, तो मैं चेक करूंगा कि यार मैंने पिछले साल का फाइनल डिविडेंड कितना दिया और पिछले साल इंटरिम भी कितना दिया था।
मतलब आप ये वाली फिगरें ना ले लीजिएगा। देखें ये इंटरिम है करंट ईयर का, ये फाइनल है प्रीवियस। तो उसने तो ये कहा ना हर साल के प्रॉफिट का, तो मैं देखूंगा कि या मतलब फर्ज करें ये 2018 है ना, और 18 में आपने कितना डिविडेंड दिया था फाइनल इंटरिम 24,750। फर्ज करें मैं आपको कहता हूं कि यार मैंने ना ₹1,00,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2018 का ₹1,00,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब होगा क्या, आपको मैं कहूंगा कि यार देखो 2018 का इंटरिम कितना था और फाइनल 2018 का कितना था। अब देखें 2018 में आपने इंटरिम कितना दिया था 15,000, 2018 का ही, लेकिन फाइनल अगले साल जाके जो दिया वो कितना दिया था, तो बाकी कितना बचा 21। तो आपको मैं कहूँगा यार इतना उनको और डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कई दफ़ा ना इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह का जिक्र आ सकता है। जैसे आप लोगों के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 मैंने आपको कहा ना आई कैप का, इसका ज़रा पॉइंट नंबर 5 निकालिएगा, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। कह रहे गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी वाइड फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस अ सेक्शन whereby each company declaring profit after tax 150 million or more has to distribute dividend 20% of the profit after tax। कह रहा है कि कोई फाइनेंस एक्ट में चेंजेस आई और गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जिस कंपनी का प्रॉफिट 150 मिलियन या उससे ज्यादा आया वो अपने प्रॉफिट का 20% तो डिस्ट्रीब्यूट करेगी एज अ डिविडेंड। अच्छा, अब आगे आपको क्या कहते हैं, कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटेंड टू कंप्लाई विद द मिनिमम थ्रेशोल्ड। कह रहा है आपके डायरेक्टर ने कहा बस अब जितना गवर्नमेंट ने कहा है ना हमने भी उतना की बांटना है। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं डिक्लेयर डिविडेंड अकॉर्डिंगली इन फरवरी 2019। अब कह रहा है 2019 में जब फाइनल डिविडेंड अनाउंस करना है तो बस इतना की करना कि वो रिक्वायरमेंट पूरी कर जाओ। अब जैसे यहां पे तो मैंने कहा था ना फाइनल फर्ज करो ये फिगर है, उसने फाइनल की फिगर नहीं बताई। अब वो कहता है फाइनल तुमने कितना देने, उसने कहा है कि जो लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है ना बस उतना की पूरा करना। जैसे देखें लाख है फॉर एग्जांपल, तो 15 मैं दे चुका हूं, तो कहता है फाइनल अब कितना देना 85 देना, बस इससे ज्यादा देने की कहता जरूरत कोई नहीं है। कह रहा है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना कि 20% डिस्ट्रीब्यूट करो, कह रहा है हमने बस उतना की डिस्ट्रीब्यूट करना, उससे ज्यादा ना करना। तो मैंने जब प्रॉफिट का 20% लिया, फर्ज करें लाख बना, अब इस लाख में से मैं इंटरिम दे चुका हूं, फर्ज करें 15,000 दे चुका हूं, तो मैं कहूंगा यार लाख देना था 15 ऑलरेडी दे चुका हूं, तो फिर अब फाइनल में कितना और दे दूं, तो कहता है 85 दे दो। तो ये उसने ना पॉइंट यहां पे डाला है, मतलब बजाय इसके वो फाइनल की फिगर कहता कि यार ₹2 पर शेयर या 10% या 20%, वो कहता है बस मेरी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया इतना डिविडेंड देना है, इतना मैं पहले दे चुका हूं। कह रहा है जितना शॉर्ट है वो फाइनल के तौर पे दे दो और अपना काम चला जाओ। बस ये इसमें एक नया पॉइंट था, बाकी सारा डेटा उसी तरह का ही है। इस साल का इंटरिम होगा उस पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं इंटरिम तो आप पहले कैलकुलेट कर लोगे ना, पिछले साल का इंटरिम और उसी का फाइनल। हाँ, यानी उसका फाइनल की फिगर निकाल लो, लेकिन रिकॉर्ड तो करंट ईयर में होगी ना। ठीक है, तो मतलब जैसे 2019 में जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो उसने कहा कि पिछले साल का टोटल प्रॉफिट का 20% फर्स्ट करो लाख बनता था, पिछले साल में इंटरिम 15 दे चुका हूं, तो अब उसका फाइनल जो रहता है वो इस साल देना है। कहता है इतनी फिगर देना कि वो रिक्वायरमेंट पूरी कर जाओ। तो मैंने देखा कितने का गैप था 85,000, तो मैंने कहा बस इस साल जब फाइनल लिखोगे इधर पिछले साल वाला 85,000 लिख देना। 2019 का जो इंटरिम है वो तो फिर अगले साल जाएगा ना, यानी इधर लिखा तो जाएगा लेकिन वो थ्रेशोल्ड चेक करने के लिए अगले साल में जाएगा। हाँ जी, तो ये आप लोगों ने ना इसके 3 क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैप्टर में, बस यही था। तो कल अगर तो प्रॉब्लम आई तो मैं डिस्कस करूंगा, अदरवाइज फिर हम नए चैप्टर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो नया चैप्टर
जो आप लोगों का होगा, आप लोगों का इसमें IAS 8 है? है? चलिए फिर IAS ना 8 कराऊंगा, उसकी वजह ये उसमें इसकी एप्लीकेशन आनी है, तो इसके साथ ही मैं वो भी करा दूंगा ताकि ये भी साथ ही आपका अपडेट हो जाएगा उसके। तो इंशाल्लाह कल आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।